अभी आपको क्या आता है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या होगा, और वाइस वर्सा, रिवर्स, दोनों डायरेक्शन में चीजें समझ आ गई। अब नेशनल इनकम मेजरमेंट, अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करना एक एक करके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड जो हम करने वाले हैं कौन सा है, इनकम मेथड। इनकम मेथड जब यूज करते हैं तो उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं ऐड जब करेंगे तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है, NDP एट FC। तो अब इतने तो पढ़े लिखे हो ही गए हो कि ये बता सको कि NDP एट FC क्या होता है, ये होती है आपकी डोमेस्टिक इनकम। तो जब इनकम मेथड यूज करेंगे, जब इनकम मेथड यूज करेंगे तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कह रहे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो भी इनकम जनरेट करके दी उस सबको एडअप कर दो तो आ जाएंगे क्या, फैक्टर इनकम का टोटल, उससे आएगा डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर दो, वो तो वैसे ही रहेगा, तो उसका किसी मेथड से कोई लेना देना नहीं है। बट ये पता होना चाहिए कि जब इनकम मेथड यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारे फैक्टर इनकम्स का टोटल निकालो। जब सारे फैक्टर इनकम्स का टोटल निकालोगे तो जो आएगा उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। NDP एट FC कंपोनेंट्स क्या होते हैं ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू। तो पहला कंपोनेंट डोमेस्टिक इनकम का पहला कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा हो या एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन लिखा हो, एक ही बात है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। सैलरीज इन कैश भी आएगा, सैलरीज इन काइंड भी। सैलरीज इन काइंड मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी के कैश में तो दे ही रहा है, कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे उसने आपको ड्राइवर दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, तो उसे बोलते हैं सैलरीज इन काइंड। बेनिफिट्स दे रखे हैं, तो सैलरी कैश में हो या काइंड में हो, आपकी सैलरी है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली दे रखा है तो हमें उसके कंपोनेंट्स की जरूरत ही नहीं। जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आपको डायरेक्टली दे रखा है तो आपको क्या इंडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए, सब्सिडीज चाहिए, नहीं चाहिए अगर आपको टोटली दे रखा है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टोटल दे रखा है तो उसके कंपोनेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आएगा। तो क्या है कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट सैलरीज एंड वेजेस, कवर क्या कर रहा है, बोथ इन कैश और काइंड। कुछ मेंशन नहीं है तो उसमें ऑलरेडी कैश भी इंक्लूडेड, सिर्फ लिखा है वेजेस एंड सैलरीज 50,000, कैश काइंड सब इंक्लूडेड है, बट क्या है वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा कंपोनेंट मजेदार, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी schemes। employers contribution to social security schemes। employers contribution ध्यान से सुनना क्या होता है, एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एटसेट्रा। बेसिकली एम्प्लॉयर आपको सैलरी तो दे चुका है, ओवर एंड अबव द सैलरी, ओवर एंड अबव द सैलरी आपके नाम से ना कुछ गवर्नमेंट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहा है, ओवर एंड अबव द सैलरी, तो वो भी तो आपने कमाए, उसका बेनिफिट इवेंचुअली किसको मिलेगा, आपको ही तो मिलेगा। तो आपकी टोटल कॉम्पनसेशन कितनी हुई, जो एक्चुअली आपको मिली, प्लस जो आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करे, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो ध्यान से देखेंगे,
interesting point, very very important point. Contribution to social security schemes, कभी कभी SSS लिखा होगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, SSS। कंट्रीब्यूशन दो टाइप की होती है, एक होती है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, एक होती है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ऑलरेडी included in wages and salaries, not to be added separately, not to be added separately क्योंकि wages and salaries में already included है। आपने कमाए 1 लाख रुपए, आपकी wages and salaries 1 लाख है, 1 लाख आपके अकाउंट में नहीं आए, अकाउंट में तो टैक्स कट के आपके पीएफ के पैसे कट के कम आए होंगे। वेज एंड सैलरीज टोटल आपने कमाए कितने, इनकम कितनी है, उसमें से कुछ टैक्स कटा हो सकता है उसमें से एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 10% पीएफ में गए हो आपके, तो अगर 100 रुपए कमाए 10% पीएफ कटा है तो आपको तो 90 मिले होंगे, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने बोला कि इनकी सैलरी में से 10% काटो और पीएफ में जमा करो, जब ये रिटायर होंगे तो इनको मिल जाएंगे। तो वो जो आपकी सैलरी में से ही 100 रुपए में से 10 रुपए कटे, वो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर अपनी जेब से भर रहा है या आपकी सैलरी में से ही कटे, वो तो आपकी सैलरी में से ही कटे। आपको 100 मिलने चाहिए थे, 10 काट के आपको 90 दे रहे हैं। तो अगर मैं वेजेस एंड सैलरीज जब मैं कंसिडर कर रहा हूं पूरी 100 ही कंसिडर कर रहा हूं, तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मुझे दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी सैलरी 100 रुपए, उसके अलावा 10% एम्प्लॉयर अपनी जेब से पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करता है, मेडिकल इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा कर रहा है, दैट इज ओवर एंड अबव योर सैलरी। क्या वो वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूडेड है? नहीं। लेकिन जो वो जमा कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि आप उसके एम्प्लॉई हो, उसका बेनिफिट तो आपको ही मिलेगा, तो वो आपकी कॉम्पनसेशन का पार्ट है। तो कंट्रीब्यूशन दो टाइप की हैं, एक एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, it is added to wages and salaries to calculate compensation of employees। तो अगर हमें चाहिए, क्या चाहिए? compensation of employees, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वेजेस एंड सैलरीज और एक होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है तो वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, उसको यूज मत कर लेना, क्योंकि वो वेजेस एंड सैलरीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। लॉजिक समझ आया? एम्प्लॉयर्स या जो आपकी सैलरी में से काट रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपकी सैलरी में से काट रहे हैं, तो इसका मतलब जो पैसे आपको मिलने चाहिए आपकी सैलरी में से कट रहा है और गवर्नमेंट में जा रहा है, तो आप ही की तो कंट्रीब्यूशन हुई, वो होता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। बट गवर्नमेंट ने बोला कि वैसे 8% होता है कि 8% अगर आप एम्प्लॉय का काट रहे हो तो 8% आपको और अपनी जेब से भी जमा कराना है, तो टोटल वहां 16% जा रहा है, लेकिन 8% आपकी सैलरी में से ही कट रहा है, 8% एम्प्लॉयर अपनी जेब से डाल रहा है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। इसीलिए टोटल कॉम्पनसेशन अगर एम्प्लॉई की निकालनी है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी ऐड करी जाएगी। इनकम टैक्स अलग चीज है, इनकम टैक्स अलग चीज है, उसको यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे।
बट वेजेस एंड सैलरी जब हम ले रहे हैं तो वो टोटल सैलरी ले रहे हैं बिफोर डिडक्टिंग टैक्सेस। ओके, कोई डाउट? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वो 8% कहां से देते हैं? कहां से मतलब अपनी जेब से देगा? कहां से? क्या किस पे कैलकुलेट होता है? बेसिक सैलरी। वो तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं, मतलब कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, आपको अमाउंट गिवन होगा, आपको अमाउंट गिवन होगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इतना था, बताओ क्या करना है। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ही गिवन है तो वैसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन नहीं है तो हमें देखना है कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो पहला स्टेप कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्लियर? चल सकते हैं आगे। कौन कम आके देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर बात करें तो लेबर, लेबर जनरेट करेंगे ना वेजेस एंड सैलरीज। नेक्स्ट हेड क्या होता है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट हेड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। कौन बोल रहा है बार बार? बैकग्राउंड में आपकी आवाज आ रही है, आप ही ने बोला ना। तो चलो, रोमित हमें बताना चाहता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। तो जगह कम है तो हम अलग से पूरा एक स्लाइड डेडिकेट करेंगे किसको? ऑपरेटिंग सरप्लस को। तो बोलो बेटा रोमित, ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस के भी कंपोनेंट्स होते हैं। बोलो बेटा। रॉन्ग, ध्यान से सुनेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? पहले आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या आता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और एक होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एक क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और एक क्या है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस बहुत बड़ा हेड है। ऑपरेटिंग सरप्लस बहुत बड़ा हेड है, उसके अंदर दो हेड्स आते हैं, सब हेड्स। एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार ही दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब आपकी टोटल वेल्थ है, नॉट जस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी टोटल वेल्थ। इट इंक्लूड्स मनी ऑल्सो, बैंक बैलेंसेस ऑल्सो। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इट कवर्स बोथ लैंड एंड कैपिटल। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अब जो आप बोल रहे थे, रेंट आ सकता है, और क्या आ सकता है? रॉयल्टी आ सकती है, और क्या आ सकता है? इंटरेस्ट आ सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, रेंट लैंड पे आता है, इंटरेस्ट कैपिटल पे आता है, बैंक बैलेंसेस पे आता है। रॉयल्टी, रॉयल्टी एक तरह का रेंट होता है, रॉयल्टी एक तरह का रेंट ही होता है जो कब मिलता है? आप किसी को अपना नाम यूज करने का राइट दे रहे। मैं ऑथर हूं, मैं बुक लिखता हूं, मैं पब्लिशर को राइट दे रहा हूं कि मेरे नाम से आप बुक छापो, तो मुझे हर बुक पे क्या मिलेगी? रॉयल्टी। कोई सिंगर है, वो म्यूजिक कंपनी को राइट्स देता है, कॉपीराइट देता है कि आप सीडीज बनाओ, म्यूजिक सेल करो मेरे नाम पे, मुझे रॉयल्टी दे देना। हम किसी कंपनी का नाम यूज करते हैं तो हम उनको रॉयल्टी देते हैं। तो इट इज इन द नेचर ऑफ रेंट विच इज पेड टू यूज समवन्स नेम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तीन आइटम्स, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। रॉयल्टी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जीरो, तो नॉर्मली रॉयल्टी होता नहीं है, बट हुआ तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। कोई भी डाउट? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रॉफिट्स। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के तीन सब पार्ट्स होते हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट्स के तीन सब पार्ट्स होते हैं। तो जो भी आपने एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस एंटिटी प्रॉफिट कमाए, उसमें से सबसे पहले
सबसे पहले क्या होगा, पे करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उससे हम पे करते हैं डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। और लास्ट में क्या होता है, जो पैसे बच गए उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं उसको, रिटेन्ड अर्निंग्स, ऑल्सो नोन एज undistributed profits, also known as undistributed profits. retained earnings को undistributed profits भी बोलते हैं। I repeat, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन है तो मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पापा जी गिवन है। उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी इंक्लूडेड है, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है। होगा तो पता तो होना चाहिए ना कब यूज करना है, ठीक है। नॉर्मली अलग अलग आइटम्स गिवन होते हैं। तो इन ऑपरेटिंग सरप्लस के दो सब हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में लैंड भी आया, पैसे भी आए, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के आइटम्स क्या हैं, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन है तो उसमें सारे आइटम्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। प्रॉफिट गिवन नहीं है, आइटम्स गिवन है, तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स विल गिव यू प्रॉफिट। कोई डाउट? तो ये समझ आना चाहिए कि अगर प्रॉफिट गिवन है तो क्या डिविडेंड यूज होगा, प्रॉफिट गिवन है ऑलरेडी, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स सब कुछ कवर्ड है। बट अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है, आइटम्स गिवन है, तो वो बस ऐड करने के लिए यूज होते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। कोई डाउट? बट सर टैक्सेस तो ट्रांसफर इनकम होती है। यस, टैक्सेस ट्रांसफर इनकम होती है। तो ये बस यूज हो रहा है क्योंकि मेरे को प्रॉफिट गिवन नहीं था। कॉर्पोरेट टैक्स कोई फैक्टर इनकम थोड़ी ना है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं, आपको ये बता रहे कि टैक्स था 30 करोड़, डिविडेंड था 20 करोड़ और रिटेन्ड अर्निंग्स है 10 करोड़, तो बताओ कितने कमाए होंगे? तो उनको टोटल करूंगा तो पता चलेगा ना कि प्रॉफिट कितना आया होगा। तो इट इज जस्ट बीइंग यूज्ड। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्या वो कोई इनकम होती है? अरे वो तो वो पोर्शन है जो बटा नहीं कहीं पे और बिजनेस में पड़ा रह गया। तो ये यूज हो रहे हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ आई? कोई डाउट? तो यस, वो प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। अगर प्रॉफिट गिवन है तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्रॉफिट गिवन नहीं है तो पता होना चाहिए उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे। क्लियर? बैक टू द मेन फॉर्मूला। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या था? क्लियर? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? क्लियर? ऑपरेटिंग सरप्लस में दो मेजर हेड्स हैं। क्या है दो मेजर हेड्स? एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। बट इनमें क्या क्या आ रहा है वो भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए। लास्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड क्या बोलते हैं उसको? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, एज इट इज अमाउंट गिवन होगा। गिवन है तो आप यूज करेंगे, नहीं गिवन तो ये जीरो है। क्या होता है ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड? इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं है, ये एज इट इज हेड है। गिवन होगा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो यूज होगा, नहीं गिवन तो जीरो मानेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड, अब जैसे मैं हूं, मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो मेरा बिजनेस है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? आप अपने बिजनेस में खुद ही काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी आपका और आप काम भी कर रहे हैं, तो वहां मिक्स्ड इनकम लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों? लैंड किसकी? मेरी। तो क्या मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूं? नहीं पे कर रहा। बट क्या लैंड फैक्टर सर्विस रेंडर कर रही है? लैंड तो फैक्टर सर्विस रेंडर कर रही है।
तो इम्प्यूटेड वैल्यूज कंसिडर करी जाती हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज कंसिडर करी जाती हैं। बट क्या पॉसिबल, मैं किसी को जब पेमेंट ही नहीं कर रहा तो क्या मैं कहीं बुक्स में दिखा रहा हूँ अकाउंट्स में, जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, मेरी लैंड है? नहीं। मैं एम्प्लॉई हूं, पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो लेबर कौन है? मैं, क्या मैं अपने आप को सैलरी दे रहा हूँगा? नहीं। कंपनीज में होता है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैं अपने आप को कोई सैलरी नहीं दे रहा, जो पैसे बच गए वो सारे मेरे ही हैं, तो कोई अलग से सैलरी मिल रही है मुझे? नो। तो लेबर भी मैं, लैंड भी मेरी, पैसे भी मैंने अपने डाले हुए, लेट अस अज्यूम कोई बैंक लोन नहीं है, तो पैसा भी मेरा अपना, तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं? नो। सोल प्रोप्राइटरशिप है, ओनर है मैं ही हूं? नहीं। तो जो आपने ट्यूशन फीस दी, तो मैं बोलूंगा देखो बेटा, इतने तो हो गए रेंट के, इतने हो गए वेजेस एंड सैलरीज के, इतना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी जो बच गए मैंने तो इतने कमाए, ऐसे 500 रुपए कमाए हैं आपसे। तो क्या ये सेग्रीगेशन पॉसिबल है? नो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में हम क्या लेते हैं? मिक्स्ड इनकम। अ डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक, अ टीचर रनिंग हिज ओन कोचिंग सेंटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। कुछ लोग होते हैं जो फैशन डिजाइनर्स रनिंग देयर ओन बुटीक, तो वो काम भी खुद कर रहे हैं और बिजनेस ओनर्स भी हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसको बोला जाता है कि जहां आप बिजनेस, एक छोटा बिजनेस, एक होता है बड़ा बिजनेस, वो तो अब जैसे मुकेश अंबानी अपनी कंपनी में काम भी कर रहा है, लेकिन दैट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उसको सैलरी अलग से मिल रही होगी, ठीक है ना, सीईओ, डायरेक्टर सैलरी, कुछ भी उसको रेम्यूनरेशन भी मिल रही होगी, तो वहां सेग्रीगेशन पॉसिबल है। छोटे बिजनेस में जहां अपना बिजनेस खुद ही रन कर रहे हो, काम भी खुद ही कर रहे हो और ओनर भी खुद ही हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए डायरेक्टली क्या ले लिया जाता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। ओके, कोई डाउट? इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, ये एज इट इज टोटल दिया जाता है। तो इनकम मेथड में सारे फैक्टर इनकम्स ऐड कर दी, तो क्या आता है? डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी। क्या क्या आया? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के दो कंपोनेंट्स, वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। उसमें हमने सीखा कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी टेकन सेपरेटली, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वेजेस एंड सैलरीज। नेक्स्ट आया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बहुत बड़ा हेड है, नॉर्मली डायरेक्टली गिवन नहीं होता। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या कंपोनेंट्स है? दो मेजर कंपोनेंट्स है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या सिर्फ लैंड? नो, प्रॉपर्टी मींस योर नेट वेल्थ। तो प्रॉपर्टी में आपकी लैंड भी आई जो आपको रेंट जनरेट करके दे रही है, आपका नाम भी आया, रॉयल्टी जनरेट करके दे रहा है, आपके पैसे भी आए जो इंटरेस्ट जनरेट करके दे रहा है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। रॉयल्टी गिवन नहीं है तो वो जीरो होगी, कोई भी आइटम गिवन नहीं है और नहीं कैलकुलेट हो सकती तो वो नील ही मानी जाती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है तो बहुत खुशी की बात है, बट कभी कभी उसके कंपोनेंट्स गिवन होते हैं। तीन कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉफिट के: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 30% टैक्स था, तो पहले टैक्स दे दिया, उसके बाद बचे, उनकी मर्जी है कि वो डिविडेंड दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को कि नहीं दे रहे, फिर उन्होंने डिविडेंड दिए, उसके बाद जो लास्ट में बच गए उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। सीक्वेंस भी यही है। लास्ट हेड और लास्ट कंपोनेंट होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के कोई कंपोनेंट्स नहीं है, वो एज इट इज आपको गिवन होगा। गिवन होगा तो यूज किया जाएगा, नहीं गिवन होगा तो उसको जीरो माना जाएगा। कोई भी डाउट? क्या करा? इनकम मेथड का फॉर्मूला अंडरस्टैंड